Hi, hello everyone. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? Hope so that the preparations are going really well. And yes, I'm back with the question series of indirect taxation for CA CMA Inter students. Okay. So इसके पहले वाले वीडियो पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे अच्छे से डिस्कस कर लिए थे. ठीक है. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है. किस तरीके से आपको आंसर को फ्रेम करना है, फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए आंसर्स की, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कैसे आपको रिकॉल हो जाएंगे, वो सारी चीजें इस क्वेश्चंस में अपन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो शुरू करते हैं. आ जाओ. मेघराज एंड कंपनी विशेष टू कमेंट्स. देखो मैंने क्या किया है, जितने भी टीवाई के है ना क्वेश्चंस वो यहाँ पे मैंने कोट कर दी कि कौन सा टीवाई के वाला क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आपको, ताकि अगर आप लोगों को इसका आंसर रेफर करना हो तो आप वहां से कर सकते हैं. ओके. Meghraj and Company wishes to commence the business of supplying ready-made garments within Punjab and in the neighboring states of Delhi and Haryana. Kindly state as to what is the taxable event under GST and leviability of CGST, SGST, UTGST, IGST on the same. देखो ये है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बट क्या होता है ना कि इतने सारे अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए उसमें से एक सिंपल भी आ जाए ना तो वो भी हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है. सो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ. देखो यहाँ पे क्या पूछे सर कि टैक्सेबल इवेंट क्या है. टैक्सेबल इवेंट जीएसटी का क्या होता है? सप्लाई. तो आपको सप्लाई एक्सप्लेन कर देना है. ठीक है. उसके बाद क्या पूछ रहा है? लेविएबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऑन द सेम. ये जो मेघराजन कंपनी है ये एक तो विद इन पंजाब सप्लाई कर रहे हैं अपने रेडीमेड गारमेंट्स. तो देखो अगर ये विद इन पंजाब दैट मीन्स विद इन द स्टेट. ठीक है. इट इज इंट्रा स्टेट. और इंट्रा स्टेट में क्या लगता है सर? सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी. ठीक है. ये चीजें आपको एक्सप्लेन करके आनी. इजी मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रोविजन वहां पे लिख कर आना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. एंड जो इसने नेबरिंग स्टेट्स में सप्लाई किया दिल्ली एंड हरियाणा में, तो वो क्या हो जाएगा आपका? इंटर स्टेट. ठीक है. वहां पे लग जाएगा आपका आईजीएसटी. छोटा सा क्वेश्चन है बट फिर भी मैंने आपको करवा दिया. ठीक है. अब इसके बाद जितने भी बड़े बड़े आपके केस सिनेरियोस पूछे जाते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको कैसे फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है. देखो जब भी आपको केस सिनेरियो वाला क्वेश्चंस पूछेगा ना, सबसे पहले आपको उसका प्रोविजन लिखना है कि वो किस कौन से टॉपिक के कौन से प्रोविजन के वो क्वेश्चन पूछा है. तो चाहे वो प्रोविजन हो चाहे कोई सर्कुलर हो, सर्कुलर का नंबर नोट करने की नीड नहीं है, वो याद भी नहीं रहने वाला. आप सर्कुलर जो मेन उसका प्रोविजन है सर्कुलर का, ठीक है, मेन कंटेंट है, आप वो लिख के आ जाओ, या तो फिर किसी नोटिफिकेशन का है तो वो ऐसा मैंने बता दिया. चाहे वो प्रोविजन हो, सर्कुलर हो, नोटिफिकेशन आप कोट कर दो. फिर आप क्वेश्चन के फैक्ट्स लिख दो. ठीक है. जो भी क्वेश्चन में फैक्ट्स बोला गया है वो. फिर एनालिसिस में क्या करो, आप इन फैक्ट्स और प्रोविजन को लिंक करके एक्सप्लेन करो. ठीक है. एंड एट लास्ट कंक्लूजन बता दो. ठीक है. आप अपन आगे देखेंगे कि कैसे कैसे अपने को आंसर करना है. तो ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि देखो आप अगर बुक देखोगे ना तो हर आंसर अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है. कभी सिर्फ प्रोविजन लिखा हुआ है, कभी कंक्लूजन, कभी एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है. लेकिन अपने को एग्जाम में तो एक फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करना है एज पर दी मार्क्स. ओके. तो आपको ये फॉर्मेट जरूर फॉलो करना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी क्वेश्चन में. ठीक है. आ जाओ. अब TYQ2 में दामोदर प्राइवेट लिमिटेड कहाँ रजिस्टर्ड है सर? दिल्ली में रजिस्टर्ड है. ठीक है. आ जाओ. दिल्ली में रजिस्टर्ड है. इज प्लानिंग टू ट्रांसफर सम गुड्स टू इट्स ब्रांच रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल. ओके. दिल्ली से वो अपने गुड्स ट्रांसफर करना चाहता है. कहां पर? वेस्ट बंगाल में. विदाउट एनी कंसिडरेशन, सो दैट जो गुड्स है ना वो उस ब्रांच से आगे सोल्ड हो सके. नाउ द कंपनी बिलीव्स that the transaction that will be undertaken by it would not qualify as a supply, क्योंकि इसमें तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं. तो आपको ये बताना है कि क्या ये जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है बाय दामोदर प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स ब्रांच ऑफिस वुड क्वालिफाई एज अ सप्लाई और नॉट. जैसे ही आपको यहाँ पे दिखा कि ये तो विदाउट कंसिडरेशन है, तो आपने सेक्शन 7(1)(a) में क्या पढ़ा हुआ है कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए. ठीक है. तब जाके सप्लाई मानते हैं. बट विदाउट कंसिडरेशन वाली ऐसी कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिसको हम डीम्ड सप्लाई मानते हैं? तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये तो स्केड्यूल 1 की बात कर रहा है ना. स्केड्यूल 1 की बात कर रहा है जिसमें विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांजैक्शंस को भी डीम्ड सप्लाई माना जाता है, जिसमें 4 पैराज है. ओके. जिसमें 4 पैराज है और
उसमें जो पैरा नंबर 2 है, अगर आपको ध्यान होगा तो वो किसका था? ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पार्टी, डिस्टिंक्ट पर्सन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन हो रहा है, प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब जाके आप इसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। ठीक है सर, तब जाके आप इसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। अब डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? एज पर सेक्शन 25 आपको पता होना चाहिए डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब होता है सर, सेम पैन है और आपका रजिस्ट्रेशन सेपरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, रजिस्ट्रेशन क्या है आपका? सेपरेट है। एक रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है, एक रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में है, तो वो दिल्ली से ट्रांसफर कर रहा है गुड्स कहां पर? वेस्ट बंगाल में। तो ये क्या हुआ? ट्रांजैक्शन बिटवीन दिस डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, और ताकि वो आगे अपना सप्लाई कर पाए, इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये क्या हो जाएगा सर? सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि कैसे लिखना है, सबसे पहले आप क्या एक्सप्लेन करोगे? आपको एक्सप्लेन करना है शेड्यूल 1 के हिसाब से विदाउट कंसिडरेशन पैरा 2, ये पूरा एक्सप्लेन करना। फिर आप एक्सप्लेन करना डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। ठीक है, ये 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना। फिर आप फैक्ट्स बताना कि यहाँ पे दिल्ली में एक रजिस्टर्ड ऑफिस है दामोदर प्राइवेट लिमिटेड का, उसने ट्रांसफर किया गुड्स वेस्ट बंगाल को, जहां पे उसका दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, एंड बोथ आर रजिस्टर्ड, दैट मींस दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, उसके बाद आप क्या बताओगे? विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहा है गुड्स को एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है। ठीक है, आगे सप्लाई करने के लिए, हेंस वो क्या हो जाएगा सर? आपका सप्लाई डीम्ड कर बताओगे आप, सप्लाई, इट इज अ डीम्ड सप्लाई। एंड कंक्लूजन में क्या बता देना? ये देखो, ये जो लिखा है ना कि वेदर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय दामोदर प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स ब्रांच ऑफिस वुड क्वालिफाइड सप्लाई, तो आप लिखना कि यस, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय दामोदर प्राइवेट लिमिटेड इज क्वालिफाइड एज सप्लाई। ठीक है, एंड ये जो कंपनी बिलीव कर रही है वो सही नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज अ सप्लाई। ऐसा आपको एक्सप्लेन करना है, काफी डिटेल में मैंने आपको छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन की है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टीवाई के 6th। बाकी जितने भी बीच वाले क्वेश्चंस है ना, वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अगर उसमें भी आपको मान लो कोई डाउट होता, आप उनसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरा टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप भी है, वहां पर जाके पूछ लेना। ठीक है, आ जाओ। टीवाई के 6, examine whether the following activities would amount to supply under section 7 read with schedule 1। वापस schedule बहुत इंपॉर्टेंट है, section 7 and all the schedules। ओके, ए क्या बोल रहा है? देखो, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपोट इन मुंबई। ठीक है, कि जो दोनों एस्टैब्लिशमेंट से दे आर रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स। ये तो वापस से मुझे डिस्टिंक्ट पर्सन वाला केस लग रहा है। इसमें आगे क्या बोल रहा है? फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली to the Mumbai depot without consideration। ओहो, ये भी without consideration भेजा, so that the same can be sold to from the depot। एकदम ही सेम क्वेश्चन है, मैं वापस पूरा रिपीट नहीं करूंगी, सेम प्रोविजन सेम कंक्लूजन, इट इज अ सप्लाई क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच हो रहा है, तो एज पर सेक्शन 7 पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, उसका ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन इज अ वेल नोन लॉयर। तो जो रमन है ना सर, उसने लीगल एडवाइस ली है फ्रॉम हिम, दैट इज हिज ब्रदर, फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। अब देखो, यहाँ पे सबसे मेन आपको बिल्कुल कंफ्यूजन अगर होगा तो आप लोग एक बार समझ लो कि रिलेटेड पर्सन कौन होता है। हाँ, रिलेटेड पर्सन कौन होता है? इसमें मैंने ना यहाँ पे एक ट्रिक बनाई थी, कोप्स फसे। तो यहाँ पे मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये FA, फैमिली। फैमिली में कौन कौन आता है सर? आपका स्पाउस आते हैं, चिल्ड्रंस आते हैं, ये लोग ऑलवेज फैमिली में आएंगे, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑलवेज इन फैमिली, दैट मीन्स ये हमेशा रिलेटेड पर्सन रहेंगे आपके, स्पाउस और चिल्ड्रन, प्लस जो आपके मदर फादर। ठीक है, मदर फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर्स, ये सब रिलेटेड पार्टी में कब आएंगे? ये सब आपकी फैमिली की डेफिनेशन में तब आएंगे व्हेन दे आर होली और पार्टली डिपेंडेंट ऑन यू, तब जाके ये आपके फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे एंड रिलेटेड पर्सन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका ब्रदर है, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई और उसका ब्रदर लंदन में सेटल्ड है। सेटल्ड है सर, लॉयर है, इसका मतलब क्या हुआ? डिपेंडेंट है क्या? ये डिपेंडेंट तो नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और मैंने क्या समझाया कि ब्रदर होना चाहिए आपका इंडिपेंडेंट, तब जाके वो इंडिपेंडेंट होगा तो रिलेटेड पर्सन नहीं, एक
लेकिन अगर होली और पार्टली डिपेंडेंट है तब जाके वो आपका रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। ठीक है, अब पैरा नंबर 2 क्या बोलता है? पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 2 ये बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे बिटवीन द रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये आपको मेंशन करके आना है। ठीक है, रिलेटेड पार्टी के बीच जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सर, ये विदाउट कंसिडरेशन हो रहे हैं। ठीक है, एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब जाके इसको एज पर पैरा 2 शेड्यूल 1 सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। रमन और उसका भाई, तो उसका जो भाई है, उसका जो ब्रदर है, क्या वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है क्या? जी नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट है। और इससे जो ये लीगल एडवाइस ली जा रही है वो तो अपने फैमिली मैटर के लिए ली जा रही है, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए भी नहीं हुआ। इसका मतलब सर दिस विल नॉट कंस्टिट्यूट एज अ सप्लाई, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, सी क्या बोलता है? Would your answer be different if in the above case Raman has taken the advice in respect of business unit in Chennai? मतलब अगर यहाँ पे बोल रहा है कि लीगल एडवाइस जैसे पहले केस में फैमिली डिस्प्यूट के लिए ली गई थी, बट अगर लीगल एडवाइस बिजनेस यूनिट के लिए ली जा रही है तो क्या उसको सप्लाई मान सकते हैं क्या? क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा क्या? तो हम बोलेंगे कि नहीं सर, आंसर सेम रहेगा, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? भले ही ये बिजनेस पर्पस के लिए आपने लीगल एडवाइस ली है, लेकिन सर आपका जो ब्रदर है वो डिपेंडेंट थोड़ी है आपके ऊपर, वो तो इंडिपेंडेंट है ना, वो तो आपके रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में ही फॉल नहीं कर रहा है, तो पैरा 2 में कहां से फॉल करेगा? ठीक है, सो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। अब इसमें आप लोगों को एग्जाम में हो सकता है कि थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन हो, तो जैसा मैंने बताया कि पहले प्रोविजन लिखो, देन फैक्ट्स को लिंक करो एंड देन कंक्लूजन बता दो, सप्लाई है कि सप्लाई नहीं है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इजी सा है। प्रोविजन पता होने के बाद अच्छे से उसको आप अगर लिंक करोगे क्वेश्चन के साथ, डेफिनेटली आप लोग का आंसर सही होने वाला है। और मेरे साथ अगर ऐसे प्रैक्टिस हो रही है आपकी, क्लिक हो रहे प्रोविजंस, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना वीडियोस को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। TYK 7, state whether the following supplies would be treated, state whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per schedule 2। सर schedule 2 क्या बोलता है? schedule 2 क्या बोलता है सर? schedule 2 ये बोलता है कि देखो आपको पता चल गया ना सप्लाई क्या है, ठीक है, लेकिन ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये बताता है आपका schedule नंबर 2। ठीक है, उस बेसिस पे अपने को सिर्फ बताना है, स्टेट करना है, रीजन नहीं बताना है कुछ भी, सिर्फ आपको बताना है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बच्चा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? आपका सर्विस होता है। ठीक है, अगर ये सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग होता तो वो नॉन नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, वो शेड्यूल 3 में फॉल कर जाता। बट अगर उसकी आप रेंटिंग करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो देन इट विल फॉल अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, बी, goods forming part of business assets are transferred or disposed of by or under the directions of person carrying on the business so as no longer to form the part of those assets। इसका क्या मतलब होता है? ये भी आपके शेड्यूल 2 में पैरा में दिया हुआ है कि अगर आपका जो बिजनेस एसेट्स है उसमें जो भी गुड्स है, बिजनेस एसेट मतलब आपके जो भी गुड्स है वो अगर आप ट्रांसफर करते हो, डिस्पोज ऑफ करते हो, ठीक है, और आगे ये आपका बिजनेस एसेट का पार्ट नहीं बनने वाला, तो इसको आप हमेशा मानोगे सप्लाई ऑफ गुड्स है ये। ठीक है, दिस विल कंसिडर इट सप्लाई ऑफ गुड्स। सी क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ राइट इन द गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक है, आपने सिर्फ राइट ट्रांसफर किया है गुड्स का। अब चलो यूज कर लो, मैं आपको पेन दे रही हूँ, आप इसको यूज कर लो, वापस मुझे दे देना, मतलब ओनर तो मैं ही रही ना, इसका मैंने टाइटल आपको ट्रांसफर नहीं किया है। अगर मैं टाइटल ट्रांसफर करती तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, डी, transfer of title in the goods under an agreement which stipulates that property shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed। देखो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका अग्रीमेंट हुआ है कि मैं जो है वो पेमेंट कर दूंगा पूरा, ठीक है, उसके बाद आप मुझे अपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर देना। जैसे कि आपका हायर परचेस वाला होता है, हायर परचेस में क्या होता है सर, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होती है, तो जब आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा ना, तब आपके गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा।
तो इसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर करोगे, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर होगा, भले फ्यूचर डेट पे होगा लेकिन टाइटल ट्रांसफर जरूर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सप्लाई ऑफ गुड्स। डन, ठीक है। TY के 8, determine whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per schedule 2। वापस से वही पूछ रहा है। सो यहाँ पे पहला टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो सर, ट्रांसफर कर रहे हो या फिर परमिट कर रहे हो, आपको परमिशन मिल रही है कि आप हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट है, या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए किसी को आप अपना राइट ट्रांसफर कर रहे हो कि आप यूज कर सकते हो, तो ये आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है ना। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, ये इसमें आप सब सप्लाई ऑफ गुड्स मत लिख देना। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को मान लो अपनी टायर, कार का टायर होता है, उसको ठीक करवाने के लिए दिया। ठीक है, मान लो मैकेनिक के पास ठीक करवाने के लिए दिया, और उस आपके टायर है, वो आपके कार का टायर है, आपने उसको दिया, उसमें वो प्रोसेसिंग करेगा, उसको रिपेयर करेगा, उसको ठीक करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपको वो रिपेयरिंग की सर्विस दे रहा है। आपके गुड्स पे कोई और अगर प्रोसेस कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा सर, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, सो एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स, सिंपल, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी, मैंने पेन आपको बेच दी, ले लो, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो गया ये। ठीक है, टाइटल में ट्रांसफर कर दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है सर, ओके, इजी था। TY के 10, examine whether the activity of import of service in the following independent cases would amount to supply under section 7। आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको एक बार वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में दो जगह पढ़ोगे इस चैप्टर में, पहला सेक्शन 7(1)(b) में पढ़ोगे, एंड दूसरा पढ़ोगे पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, यहाँ पे पढ़ोगे। तो 7(1)(b) में क्या पढ़ोगे बेटा, जब आपका विथ कंसिडरेशन होगा, विथ कंसिडरेशन होगा अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, तब जाके वो 7(1)(b) में फॉल करेगा। एंड देखो, विथ कंसिडरेशन है प्लस वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, भले ही आपका बिजनेस पर्पस के लिए आपने इंपोर्ट किया है या फिर नहीं किया है, या पर्सनल पर्पस के लिए किया है, कंसिडरेशन है ना, 7(1)(b) में फॉल कर गया, आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। बट पैरा नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 1 में जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मेंशन किया गया है, उसमें क्या है, विदाउट कंसिडरेशन है। शेड्यूल 1 है तो विदाउट कंसिडरेशन है, बट ऑब्वियस विदाउट कंसिडरेशन, प्लस अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्लस एक और कंडीशन है, बिटवीन द रिलेटेड पर्सन्स, डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ठीक है, इट शुड बी बिटवीन द रिलेटेड पर्सन्स। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो आपका वो पैरा 4 में फॉल करेगा एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब इस बेसिस पे आपको इंडिपेंडेंट केसेस दिए हुए 3 ये आंसर करने। ठीक है, आप लोग मेरे से पहले आंसर करना। ठीक है, मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड एट बैंड्रा मुंबई फ्रॉम मिस्टर राकेल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसने बाहर से ऑस्ट्रेलिया से क्या किया, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस रिसीव की। पर्पस क्या था सर, रेसिडेंस के लिए। नाउ द अमाउंट पेड फॉर द सेड सर्विस इज 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पॉज करो वीडियो को, खुद सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कर लिया आंसर, सोच लिया। अब देखो यहाँ पे कौन सा किस केस में फॉल करेगा, 7(1)(b) में। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो पे कर रही है, इसका मतलब विथ कंसिडरेशन हुआ, फिर चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो या फिर ना हो, फर्क नहीं पड़ता, 7(1)(b) में फॉल कर जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को माना जाएगा अंडर सेक्शन 7। ओके, पूरा आपको मेंशन करके आना है इस प्रोविजन 7(1)(b) के अकॉर्डिंग विथ कंसिडरेशन है तो भले ही वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इट विल बी ट्रीटेड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ऐसा अच्छे से आपको लिख के आना है। सेकेंड क्वेश्चन, मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंस located at Bandra, Mumbai from her brother
Mr. Varun residing in Sydney, Australia, wholly dependent on Miss Sriniti. Further, Miss Sriniti did not pay any consideration for the said service. ये किस में फॉल करेगा? पॉज करो, सोचो एंड देन कंक्लूजन निकाल के फिर ये आंसर देखना. देखो यहाँ पे जो मिस श्रीनीति है ना, उसने इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस इंपोर्ट की है, ठीक है, फ्रॉम हर ब्रदर से, एंड यहाँ पे कहीं पे भी कंसिडरेशन उसने पे नहीं किया है, तो यहाँ पे तो ये फॉल नहीं करेगा. फॉल कहाँ करेगा? पैरा नंबर 4 में, स्केड्यूल 1, विदाउट कंसिडरेशन है. बट क्या सिर्फ एक ही कंडीशन देखते हैं क्या अपन? नहीं, अपन को ये देखना है कि इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस रिलेटेड पार्टी से लेना. तो यहाँ पे रिलेटेड पर्सन तो है ही, ब्रदर इज अ रिलेटेड पर्सन. क्यों? क्योंकि होली डिपेंडेंट है ये मिस श्रीनीति पे, तो इसके दोनों केस फुलफिल हो चुके हैं. बट ये नहीं हुआ है, इसने अपने रेसिडेंस के लिए इंपोर्ट किया ये सर्विस को, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस. ठीक है, will your answer change if in the above case if Miss Sriniti has taken interior decoration service with regard to her business premises and not her residence? तो ये वाले केस में ऑलरेडी ये दोनों तो सेटिस्फाइड थे ही, बिजनेस वाला सेटिस्फाइड नहीं था. थर्ड में बोलता है कि अगर बिजनेस पर्पस के लिए लिया तो क्या होगा? चेंज होगा क्या आंसर? बिल्कुल होगा. ये आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा एज पर पैरा नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 1. डन डन. दूसरा क्वेश्चन करते हैं. TYK 10. Dum Electronics has sold the following electronics items to Akbar Retail Store. रेफ्रिजरेटर दिया, स्टेबलाइजर फॉर रेफ्रिजरेटर, एलईडी टेलीविजन, स्प्लिट एयर कंडीशनर, स्टेबलाइजर फॉर एयर कंडीशनर. इतनी सारी चीजें सोल्ड की गई है, अलग अलग जीएसटी रेट्स दिए हुए. ठीक है, दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस indicating price of each of the above items separately in the same. देखो यहाँ पे आपको क्या, देखो पहले मैं बता देती हूँ पूछा क्या है. अकबर रिटेल स्टोर हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ ₹1 lakh फॉर ऑल द आइटम्स एज अ कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस. नाउ स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड टैक्स रेट एप्लीकेबल इन दिस केस. अब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो कंपोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई, ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है. तो ये दोनों ही नहीं है. देखो, एक होता है कंपोजिट सप्लाई जिसमें वो क्या होता है, नेचुरली बंडल्ड होता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, और एक क्या होता है आपका प्रिंसिपल सप्लाई होता है. ये ऐसा कोई केस है क्या? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे कभी आपने देखा है कि ये सब चीजें साथ में देता हो कोई? बिल्कुल नहीं. मिक्स सप्लाई में क्या होता है, एक बंडल रहता है जिसमें अलग अलग टाइप के सारे गुड्स आपको देते हैं, गुड्स सर्विस देते हैं, एंड हाईएस्ट रेट वाला जो भी गुड्स रहता है या सर्विस रहता है उसमें वो आपका रेट पूरे की पूरे सप्लाई में लग जाता है. ठीक है, और साथ में एक और चीज, सिंगल प्राइस चार्ज होता है, सिंगल प्राइस चार्ज होता है सबके लिए. ठीक है, बट सर फॉर एग्जाम्पल आप डीमार्ट गए हो, डीमार्ट जब जाते हो इतनी सारी चीजें लेकर आते हो, तो जब आप काउंटर में जाते हो तो आपको वो एक बिल देता है. ठीक है, एक बिल देता है, उसमें जितने भी आइटम्स आपने लिए होते हैं वो सब मेंशन किए रहते हैं, एंड सब में आपका रेट ऑफ जीएसटी भी अलग रहता है और आपका प्राइस भी अलग अलग रहता है. बस सबको टोटल करके एक साथ आपको पैसे देने होते हैं. तो ये वो वाला केस है, ना ये मिक्स्ड सप्लाई है ना ये कंपोजिट सप्लाई है. ठीक है, इट्स जस्ट दैट सिंगल इनवॉइस पे सारे आइटम्स दिए हुए एंड सबका रेट ऑफ जीएसटी और प्राइस अलग अलग चार्ज किया हुआ है. इसका मतलब ये नहीं होगा कि मिक्स सप्लाई हो जाएगा. ठीक है, ऐसा थोड़ी कि सब में रेट में जैसे 18% है तो सब में आपको 18% लगा के दिया हो. मिक्स सप्लाई में होता है ना वैसा. ये आपका ना ही कंपोजिट सप्लाई है ना ही मिक्स सप्लाई, इट्स नॉर्मल सप्लाई. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके आओगे. ओके सर, ठीक है. एक बार टीवाई के 10 का आंसर जाके आप लोग एक बार सिर्फ के लिए रीड कर लेना, मैंने प्रोविजन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, आ जाओ. टीवाई के 13. Gagan Engineering Private Limited, registered in Haryana, is engaged in providing maintenance and repair services for heavy steel machinery. ठीक है, for carrying out the repair work, जो गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसने सेंड किया अपने कंटेनर ट्रक्स को equipped with items जैसे कि रिपेयर इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल्स, टूल्स, पार्ट्स एक्सेट्रा फ्रॉम हरियाणा वर्कशॉप टू इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी लॉ और वो अदर स्टेट में लोकेटेड है अक्रॉस इंडिया. सो वेयर द क्लाइंट्स मशीनरी आर बीइंग ब्रॉट एंड आर बीइंग रिपेयर्ड. ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि जीएसटी की लेविएबिलिटी क्या रहेगी इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड in Haryana to its own repairing centers located in other state across India. इसके
लिए आपको एक क्लैरिफिकेशन है सर। सो थ्रू क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ सर्विस को आउट ऑफ जीएसटी माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इंटर स्टेट आउट ऑफ जीएसटी मतलब इट्स नॉट अ सप्लाई, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेयंस, ये आपने पढ़ा होगा क्लैरिफिकेशन में। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेयंस अगर होता है तो सर इसको आप ये मत समझ लेना, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी ट्रक एक स्टेट से ट्रक है जो भी है दूसरे स्टेट में भेजी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी गुड्स रखे हुए हैं, तो ये आपको ने गुड्स ट्रांसफर करने के लिए ये ट्रक दूसरे स्टेट में भेजी है और गुड्स निकलवा लिया, ठीक है। या तो फिर आपने ये ट्रक इसलिए भेजी है क्योंकि इसको रिपेयरेशन की जरूरत है, रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत है, तो ये ट्रक आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रिपेयर पर्पस के लिए भेजी है। तो क्या आप इसको ये बोलोगे कि मैंने ट्रक बेच दी, ऐसा थोड़ी बोलोगे। तो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक, मैं आपको ट्रक का एग्जांपल दे रही हूँ, कन्वेयंस कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रक अगर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है फॉर व्हाट पर्पस, या तो फिर कोई रिपेयर के लिए या तो आपको गुड्स ट्रांसफर करवाने हैं उसके लिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ केस है सर, इसको आप सप्लाई मत मान लेना, एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन क्या है सर, एक्सेप्शन ये कि अगर आपने फर्दर सप्लाई ऑफ ट्रक भेजा, क्यों अगले स्टेट, क्योंकि वहां से वो और सप्लाई होने वाला है। तो अगर फर्दर सप्लाई ऑफ ट्रक के पर्पज से आपने अलग स्टेट में इंटर स्टेट मूवमेंट किया इस ट्रक का, तो वो सप्लाई मानेंगे, तो वो ट्रक का सप्लाई मानेंगे। बट सिर्फ रिपेयर के लिए आपने ट्रक को भेजा तो ये मत बोल देना कि मैंने ट्रक बेच दिया, रिपेयर के लिए भेजा है, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये देखो, discuss the leviability of GST on the interstate movement of trucks from workshop of Gagan Engineering Private Limited to its own repair purpose से ये भेजा गया है ट्रक इंटरस्टेट, ठीक है। तो एज पर द क्लेरिफिकेशन इट इज नॉट एट ऑल अ सप्लाई, ठीक है। लेकिन हाँ, रिपेयर की सर्विस जो ले रहे हैं वो आपका अलग से सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, रिपेयर ऑफ सर्विस। बट मेन यहाँ पे पूछा क्या है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक की क्या जीएसटी लेविएबिलिटी देगी, सर इसको आप सप्लाई तो नहीं मान सकते हो, ठीक है। या प्रोविजन अच्छे से कोट कर देना, यही प्रोविजन है जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, और इसमें एक्सेप्शन भी कोट कर देना। क्या एक्सेप्शन कोट करोगे, इफ इट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ दिस कन्वेयंस देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। बट अदरवाइज इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेयंस को सप्लाई नहीं माना जाता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, Sarvana and Sons wishes to start supplying alcoholic liquor for human consumption in the state of Tamil Nadu. Okay. Now, therefore, it applies for license to the Tamil Nadu government for selling liquor for which the state government has charged specified fee from it. Now, examine whether the grant of alcoholic liquor license by the Tamil Nadu government to Sarvana and Sons qualifies as a supply or not. सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, दिस इज आउट ऑफ जीएसटी, आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी, इसमें कहां से जीएसटी आएगा, वो लोग वो ये एक्सप्लेन करके आ जाएंगे। बट यहाँ पे ध्यान से पढ़ना सर, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस ये भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। क्या नोटिफाई किया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको लाइसेंस मिलता है, कौन सा लाइसेंस मिलता है सर, अल्कोहलिक लीकर वाला लाइसेंस मिलता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस मिलता है फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ये आपका सप्लाई से बाहर है, ठीक है, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये भी नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट एनी ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे तमिलनाडु है तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट हुई, टू Sarvana and Sons qualifies as a supply, so no it will not be qualify as supply, ठीक है सर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप अपन ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने सारे प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया है एंड फॉर्मेट बताया है, प्रोविजंस को लिंकिंग करवाया है सारे क्वेश्चन से, तो आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, अच्छा लगा होगा तो प्लीज 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 डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको जरूरत है ऐसे वीडियोस की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, एंड अलॉन्ग विद दैट कमेंट करना कि कोई भी डाउट हो वो कमेंट कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जहां पे मैं हर संडे लाइव गाइडेंस सेशन लेती हूँ। अलॉन्ग विद दैट
मैं वहां पे जूम सेशन की लिंक भी शेयर करती हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ से इंपॉर्टेंट अपडेट्स है तो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो वो ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया होगा तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल दी बेस्ट। ऑल्सो अच्छे से पढ़ना, कुछ भी डाउट हो प्लीज आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।